Hello everyone, welcome to another episode of the Frankistan Show TFS 2.0, and the guest today we have is Professor Dr. Nasiruddin Sheikh Saab. Professor Dr. Nasiruddin Sheikh Saab was the first Vice Chancellor of the first Public Sector University of Hyderabad. So thank you so much. वेलकम। हम कन्वर्जेशन को इस तरह शुरू करते हैं कि आपकी जो अर्ली लाइफ थी, एजुकेशन थी, उसके बारे में बात करते हैं। आपकी बर्थ हैदराबाद की? जी हैदराबाद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और ये सिलसिला शुरू किया, तो आपका शुक्रगुजार हूँ और वेलकम है आपका। मेरी हैदराबाद ही की बर्थ है, हैदराबाद का ही शहरी हूँ। हैदराबाद में मेरी बर्थ जो है वो वैसे तो क्रिश्चियंस के हाथों हुई थी। ये लेडी ग्राहम हॉस्पिटल जो आपने देखा होगा तिलक चाड़ी के ऊपर, वहाँ हुई थी। और रिहाइश हमारी उस ज़माने में शाही बाज़ार में थी। When I was a kid of 4 years, we transferred to the Hirabad. Then after that we are living here. आपके फादर क्या फादर मेरे जो है वो टीचर थे। मैं एक टीचर सन हूँ, बेसिकली टीचर थे। फिर ट्रेनिंग कॉलेज में रहे, फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक का एक प्रोजेक्ट था, उसमें वो जो है डिप्टी डायरेक्टर रहे और फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैसियत से ब्यूरो ऑफ करिकुलम एक्सटेंशन विंग, जो अब डाकार के नाम से याद किया जाता है, उस वहाँ से रिटायर हुए वो। तो मैं बेसिकली वो टीचर सन हूँ। सो आपकी अर्ली एजुकेशन मेरी अर्ली एजुकेशन मेरे करीब एक स्कूल है। सबसे पहले तो मदरसतुल बनात स्कूल था, वहाँ मेरी पहली क्लास जो है, बल्कि केजी नर्सरी वहाँ की थी। फिर उसके बाद शाह लतीफ़ हाई स्कूल, फिर प्राइवेट स्कूल था। हाज़िक़ अली साहब का बड़ा नाम है हैदराबाद में, नवाब हाज़िक़ अली साहब, उन्होंने बहुत सारे स्कूल डेवलप किए थे एक ज़माने में। तो वो इत्तेफाक की बात है कि उनके तमाम स्कूल और सारा सेटअप जो था वो नेशनलाइजेशन, जो जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में एजुकेशन सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था, उसकी नज़र हो गए। तो फिर जो है ये गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट शाह लतीफ़ हाई स्कूल। और फिर इस गवर्नमेंट शाह लतीफ़ हाई स्कूल छठी क्लास मैंने यहाँ से पास की। फिर 7 से जो है, जिसको अब फेडरल गवर्नमेंट का स्कूल कहा जाता है, फेडरल FG कॉलेज और FG स्कूल, उस ज़माने में कैंटोनमेंट स्कूल के नाम से याद किया जाता था। और वहाँ अली अकबर तुनियो साहब हुआ करते थे, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। और तो उसकी वजह से वो स्कूल हैदराबाद के उन चीदा चीदा स्कूलों में था जो कि जहाँ दाखिले का बड़ा रश भी हुआ करता था और डिसिप्लिन भी था। हैदराबाद में 103 से 4 स्कूल थे, एक बोनावेंचर, एक पब्लिक स्कूल, एक कैंट, और फिर उसके बाद एक अवामुन्नास का बेहतरीन स्कूल नूर मोहम्मद हाई स्कूल। ये 3-4 स्कूल ऐसे थे जो हैदराबाद की शान हुआ करते थे। मैं इसलिए नूर मोहम्मद को इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो आबादी जो पढ़ा करती थी वो ज़रा बेचारी गुरबा की आबादी थी, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे और स्कूल भी बहुत अच्छा था। और पब्लिक स्कूल, बोनावेंचर, ये जो है जिसको कहते हैं प्रिविलेज क्लास के स्कूल थे, तो इसलिए फ़र्क थोड़ा सा ये पड़ता था बस। कॉलेज में आपने कौन से कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद, जिसका एक नाम हमेशा से रहा है, एक कदीम दरसगाह रही, वो मेरा एल्मा मैटर है। इंटर भी मैंने यहीं से किया और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने यहीं से BSc यहीं से किया, 81 में मैंने किया था। फिर उसके बाद जो है सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट के अंदर, बॉटनी मेरा, नबातियात मेरा सब्जेक्ट बॉटनी में। और उसके बाद गवर्नमेंट सर्विसेज में आ गए MSc करने के बाद। फिर इत्तेफाक की बात है कि गवर्नमेंट जो है वो सेक्टर से फेडरल गवर्नमेंट की है, क्योंकि मैं पोजीशन होल्डर था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट मेरा था, मेडलिस्ट था, तो मुझे जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। मैं यहाँ पे पॉज करूँगा, स्कॉलरशिप का सेक्शन बाद में रखते हैं। ये आपका जो बायोलॉजी वाला सेक्शन था, इंटर में आप या तो प्री मेडिकल ज्वाइन करते हैं? प्री मेडिकल, मेरी प्री मेडिकल था। प्री मेडिकल करने का क्या रीज़न था? कुछ भी नहीं था, बस बायोलॉजी कुछ ज़्यादा बेहतर लगती थी। उस वजह क्या है कि मैं बेसिकली इन तमाम जो है वो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड था। नहीं, मैं आर्मी में इंटरेस्टेड था, वहाँ सिलेक्शन नहीं हो सका एयरफोर्स में, तो वो सिलेक्शन ना होने की वजह से फिर कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं थी कि क्या करना। फिर केमिस्ट्री भाने लगा, केमिस्ट्री की तरफ कुछ ज़रा इंक्लाइंड हुए, तो वो केमिस्ट्री से फिर हट गए और फिर जो है वो बायोलॉजी में एडमिशन हो गया। बायोलॉजी पढ़ ली, तो इसीलिए जो है वो सिलसिला इस तरीके से। चाहे वो कभी एक मुझसे पूछा गया था कि आपने ज़िंदगी में क्या किया, तो मैंने एक ही जवाब दिया, 3 लफ्ज़ों में एक जवाब दिया। लफ्ज़ एक ही था, आवारगी, आवारगी और आवारगी। कभी इधर निकल गए, कभी उधर निकल गए, कभी उधर निकल गए, कभी उधर निकल गए। तो मुख्तलिफ़ जो है शोबों में तब आजमाई करते रहे
और कहीं ना कहीं पहुंच ही गए बाहर बस। और यूनिवर्सिटी में आप सिंध यूनिवर्सिटी से आपने किया? जैसे यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स अपना कौन किया। सा ईयर था? ये बड़ा पुरशाब दौर था। 82 से लेकर 86 तक हमारा एमएससी कंप्लीट हुआ। 2 साल का एमएससी। उस ज़माने में थोड़ी पाटक केस हुआ, यूनिवर्सिटी 1 साल बंद रही। फिर जो है वो एक और केस हुआ जिसकी ऐसे यूनिवर्सिटी 1 साल बंद रही। फिर सारे हॉस्टल्स के ऊपर उनकी बाउंड्री वॉल बनी, ये सारा। तो इस तरीके से 2 साल यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ सूरत में बंद रही। तो जो उस ज़माने के जो तालिब इल्म थे उनको 2 साल की डिग्रीज़ लेने के लिए 4 साल अपने जो है, तो 2 साल मेरी उम्र के इस तरीके से। अदरवाइज़ मैंने बहुत तेज़ी से 18 ईयर्स की यानी एज में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, यानी बीएससी कंप्लीट कर लिया था अपना। लेकिन एमएससी ने मेरे 4 साल लेकर वो दोस्त जो मैंने जो तेज़ी से आगे सफ़र तय किया था, वो जो है उतना ही टाइम लग गया फिर मुझे। आप बनना जो है आर्मी ऑफिसर चाहते जी थे जी, और एजुकेशन ये वाली हो गई, वो तो क्योंकि वो टीचर तो किस तरह बन गया? वो क्योंकि एक टेंडेंसी थी घर से ही। वाले साहब को करिकुलम, टीचिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हुए, ये सारे घर में टीचर्स आते थे, वाले साहब के अहबाब आते थे, तो सारा दिन यही गुफ्तगू होती थी, करिकुलम, ये बीएड एमएड के स्टूडेंट आते रहते थे। तो वाले साहब उन्हें, उनके लिए हम कुछ लिखते भी रहते थे, असाइनमेंट्स वगैरह। वाले साहब को ये इनका ये लिख देना, ये कर देना, ये ड्राइंग बना देना, ये फ्लो चार्ट्स बना देना। तो वो एक तरीके से हमारी इनफॉर्मल ट्रेनिंग टीचिंग की तरफ ही होती रही। तो मोड ऑफ माइंड और इंक्लिनेशन वो आहिस्ता आहिस्ता, ना चाहते हमारे वालिद ने इनफॉर्मल एजुकेशन हमें टीचिंग की दे दी। तो वो अब हमारी रच बस गई थी, यूँ समझ लें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, और मैं समझता हूँ कि कुदरत ने मुझे टीचर बनने के लिए ही तैयार किया था। मैं ये समझता हूँ इस वक्त जब मैंने अपनी ज़िंदगी का अहाता करता हूँ, तो मैं एक्सीडेंटल तो कह सकता हूँ कि मैं टीचिंग में आया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो बेस्ट फ़ैसला भी था कुदरत का मेरे लिए, और मैं बना ही उसी लिए था। तो इसलिए करियर काउंसलिंग एंड करियर चॉइस के बारे में मेरा सवाल आता है यहाँ पर बिल्कुल कि एक तो करियर काउंसलिंग हमारे यहाँ ना होने के बराबर है, उसके बाद फिर करियर चॉइस किन बुनियादों के ऊपर करियर सेलेक्ट किया जाता है? लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपके यहाँ नज़र आते हैं, उनके यहाँ अक्सर ये बात देखने में आती है कि जो करियर है वो या तो बाय एक्सीडेंटली वो बन जाते हैं कुछ, या फिर वो पेरेंट्स की फोर्स पर होता है। सो इसके ऊपर आप क्या कहते असल में बात यह है कि एक तो हमारा बच्चा जो है, जो मैंने बड़ी इस पूरे प्रोफेशन के अंदर रहते हुए एक चीज़ को ये महसूस किया, हमारे बच्चे को एक इन्फॉर्मेशन दी नहीं की जाती कि पाकिस्तान में कौन कौन से शोबों में तालीम है, कौन कौन से शोबों में उनके लिए जो है वो खपत है, कौन से शोबों में जा सकते हैं, और फिर उसके लिहाज से उनकी इंक्लिनेशंस क्या हैं। इस पे कोई बात कभी आज तक होती नहीं, ना टीचर्स किसी स्टेज पे करते हैं, ना बच्चे करते हैं, ना इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। गो के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा ये शोबा रखा जाता है। मैं जब कॉलेज में प्रिंसिपल था तो मैंने ख़ास तौर पे कुछ टीचर्स को ये असाइन किया था कि आप कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट बनाइए, इंटरमीडिएट में बच्चों को बताइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। अब हमारे पास, मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि जो होटलिंग बिज़नेस है, होटल मैनेजमेंट के ऊपर, किसी बच्चे को नहीं पता कि हमारे यहाँ कहाँ क्या कोर्सेज़ हो रहे हैं, हमारे उसकी क्या जो है वो होटल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास क्या उनके लिए फ़ील्ड्स हैं। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे भी चाहते हैं। फिर वर्ल्ड वाइड कहाँ हो रहा है, उसके रिसोर्सेज क्या है। इवन कि इस वक्त तक यही बच्चों को यही पता चल पाता ग्रेजुएशन के बाद कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और उनका अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इस सारे दौर के अंदर। अब आप जिससे बात करते हो कहता है आप फ़लानी साइट पे चले, वहाँ मिल जाएगा। एक डिपार्टमेंट होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास पूरे के पूरा काउंसलर होता है। काउंसलर आपको काउंसिल देता है। ये कॉलेजेस में होना चाहिए, कॉलेजेस में कि भाई यूनिवर्सिटी में आपको ये चॉइस है। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर एक अंग्रेज़ी पढ़ लेगा, हर एक डॉक्टर बन जाएगा, हर एक इंजीनियर बन जाएगा। नो मैटर, कुछ भी बनिए आप, लेकिन आप अपने मोड ऑफ माइंड, क्योंकि जो कुछ आपके अंदर है वो आप कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव उसी फील्ड में हो सकते हैं, इसके अलावा फील्ड में हो ही नहीं सकते। और जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे आज के दौर के अंदर, आपकी जगह नहीं बनेगी। रूटीन वर्कर तो बन सकते हैं, जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन आप कोई इनोवेशन नहीं कर सकते। और आज का दौर ऐसा नहीं है, आज का दौर तो इनोवेटिव दौर है। कोई नई चीज़ जब तक मार्केट में नहीं लाएंगे वो बिकेगी नहीं, ये बात याद रखिए। एक बच्चे ने चॉइस कर ली कि जी उसने
कंप्यूटर साइंस करना है, तो उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है कि उसको नहीं, बात है कि यूनिवर्सिटीज़ को फिर यूनिवर्सिटीज़ को हर जगह ये है, यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक्ड होती हैं, जो हमारे यहाँ बहुत रियर है। कराची में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यहाँ, लेकिन ख़ास तौर पे इंटीरियर और दूसरी जगह बहुत कम है। तो अगर कंप्यूटर में है तो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं उनके साथ इनको लिंक होना चाहिए कि वहाँ से काम आना चाहिए। अब वो बच्चा अपने तौर पर ही कुछ कर ले इनोवेशन तो वो चला जाता है, अदरवाइज़ नहीं जा पाता। तो अच्छा, फिर ये हमारे यहाँ एक और जो है वो सिलसिला कि जब तक गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, जब तक हम शायद ये समझते हैं कि वो चाहिए नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अगर प्राइवेट में चला तो उसका इस्तेसाल इस हद तक होता है कि वो बेचारे का दम निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टम का जो है वो रिक्वायर करता है कि सिस्टम होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट में जा रहा है तो उसकी कम से कम जो है वो इतनी उसकी मनी, उसका हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए उसे। जो वो सॉफ्टवेयर हाउस तो पता चला कि सारा के सारा अमाउंट वो ले गया, वो जो काम कर रहा है उसके लिए जिसने काम किया उसको जो है ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर मिला। तो वो डिसहार्ट होता है इस तरीके से बच्चा कि मुझे फिर अर्निंग नहीं हो रही, मैंने तो ये पढ़ा था, ये किया था, ये सारी चीज़ें। तो एक इसके लिए कोई एक लाएअमल तय होना चाहिए। और हमेशा याद रख लीजिए कि ये सारे लाएअमल जो है वो जो आपका लेबर एक्ट होता है या दूसरी जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स होते हैं इनके ज़रिए जो है डेवलप होते हैं। और हमारे यहाँ है ये सारी चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम अभी स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे थे, आपने खुद ने भी अभी जिक्र किया पहले कि आपकी पीएचडी इंग्लैंड से थी। जी जी। सो वो आप स्कॉलरशिप पर थे? मैं स्कॉलरशिप पे था, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप थी। और मज़ेदार बात है कि मुझे यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस है तो यहाँ तनख्वाह भी मिलती थी, वहाँ स्कॉलरशिप भी थी। तो एक तरीके से मैं ऑन डेपुटेशन था, तो इस लिहाज से वहाँ मुझे स्टिपेंड मिलता था और यहाँ पे मेरे बच्चों को जो है। तो यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप थी वो कौन सी वाली स्कॉलरशिप थी? COTS सेंट्रल ओवरसीज़ ट्रेनिंग स्कॉलरशिप होती थी। 100 स्कॉलरशिप पूरे पाकिस्तान से अकॉर्डिंग टू द कोटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के अंदर। तो मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बड़ा लकी आदमी हूँ कि उसे इस टाइप की स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि कॉलेजेस के लोगों को ये स्कॉलरशिप्स बहुत कम मिलती हैं, ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लोग ले। तो मेरे साथ भी जो COTS पे ज़्यादातर लोग आए हुए थे वो यूनिवर्सिटीज़ के साइड के थे। तो आप उस टाइम लेक्चरर थे? मैं उस वक्त लेक्चरर था, गवर्नमेंट साइड पर जो है सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। इंग्लैंड में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की? तो मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसकी तकरीबन अब तो 250 से 300 साल की स्टैंडिंग है। 6 नोबेल लॉरेट हैं उस यूनिवर्सिटी का, बड़ा काम है उसका। इंग्लैंड के अंदर रैंकिंग में भी उसकी जो है वो 6-7 रैंकिंग रहती है हर साल। तो कौन से सिटी में था वो? ये शेफील्ड सिटी है। स्टील इंडस्ट्री के हवाले से शेफील्ड पायोनियर है और उसकी कटलरी जो है ख़ास तौर पे इस वक्त भी दुनिया के अंदर मानी जाती है। शेफील्ड स्टील इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के अंदर है ये। और शेफील्ड जो है ये मैनचेस्टर और लीड्स के दरमियान शेफील्ड एक सिटी है। पहले मेरा फील्ड ऑफ एवोल्यूशन जो है ख़ास तौर पे मॉलिक्यूलर, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने कहा ना, केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो है वो अपना PhD रखा था। तो प्लांट से रिलेटेड काम था उसका, मॉलिक्यूलर कुछ एंजाइमोलॉजी था और कुछ चीज़ें और थी, तो उससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारी चीज़ें। आपका PhD वाला जो 4 साल की मेरी स्कॉलरशिप थी और उस 4 साल के अंदर काम तो मैंने 3 साल में निपटा दिया था, लेकिन कुछ वहाँ पे जो है कामों की वजह से ये काम बहरहाल 4 साल में कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और which year it was? It was 95 to 99। 99 means 99 में आप 99 में मैं वापस आ गया था पाकिस्तान, और फिर अपना कंप्लीट। फिर मैंने अपने जॉब ज्वाइन कर लिया था यहाँ आके, क्योंकि मैं डेपुटेशन पे था। वहाँ पे एजुकेशन काउंसलर को ज्वाइन करते हैं, एम्बेसी को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ आके हमारे डायरेक्टरेट और सेक्रेटरीट को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ आके मैंने दोबारा कंटिन्यू किया अपनी जॉब को। तो फिर उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि कुछ पल्स सबमिशन की फ़र्दर पोस्ट से निकल आई, तो हमने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर दिया। फिर दोबारा से फ्रेश अपॉइंटमेंट हो गया असिस्टेंट। कुछ दिन के बाद अभी वही किया था कि एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें अनाउंस हो गई, फिर हमने दोबारा अप्लाई कर दिया, तो जल्दी जल्दी एसोसिएट प्रोफेसर भी हो गए। तो ये समझ लें कि मैं 99 में आया था और 2004 तक आई बिकम एसोसिएट प्रोफेसर। वो कि हमारी कुछ ब्यूरोक्रेसी की वजह से 1 साल हमें पोस्टिंग में टाइम लगा। 2004 में मेरा सिलेक्शन हो गया था एसोसिएट प्रोफेसर का, लेकिन 2005 में हमें जो है वो ऑर्डर्स दिए गए और 2005 में तो 1 साल हमारे इस तरीके से वहाँ ज़ाया हुए।
तो 2005 में बहरहाल फिर 2015 में मेरा एज ए प्रोफेसर प्रमोशन हुआ था। इट वाज माय फर्स्ट प्रमोशन इन माय डिपार्टमेंट। तो पहला प्रमोशन था जो मुझे जो है वो मैंने लिया अपने डिपार्टमेंट। बाकी सारा वो जो है न्यू अपॉइंटमेंट्स से होते रहे। तो आप प्रिंसिपल बन गए फिर मैं इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर जगह भी खाली थी, तो मुझे जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद, जिसमें मेरा अल्मा मैटर भी था, उसकी ज़िम्मेदारी दी गई। क्योंकि उससे पहले ही ये सारी सिलसिला चल रहा था। हम इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। हमारे एक साहब थे, उस वक्त प्रिंसिपल तो हमारे थे मोहम्मद हसन थे, वो साहब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्टिव आदमी नहीं थे। लेकिन हमारे साथ एक और दोस्त थे जो फिज़िक्स में पीएचडी कर रहे थे, बाद में पीएचडी हो गई उनकी, प्रोफेसर खालिद राजपूत साहब। वो गो के कॉलेज के स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन उनको कॉलेज का बड़ा डर था। उनके बहुत सारे कज़न्स वगैरह यहाँ से, तो हिस्ट्री पे भी अच्छा खासा वो रखते थे, कॉलेज की हिस्ट्री पे, और वो चाहते थे कि ये यूनिवर्सिटी में डेवलप हो जाए। उनका शुरू से एक वो था। तो उन्होंने फिर हम सबसे गुफ्तगू की, जितने सीनियर फैकल्टी थी, और उस सीनियर फैकल्टी से बैठे तो फिर सबसे पहले ये तय पाया कि पहले तो हम जो है वो यहाँ के एलुमनाई जो है उसको पूरा गैदर करें, जहाँ जहाँ पे भी जो है हमारे पास जो यहाँ से पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की एक 100 साल की तकरीबन उस वक्त 96 और 97 ईयर्स की हिस्ट्री थी। और यहाँ से सारे एलिट्स जो है वो यहाँ से, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट था, कराची में 2 इंस्टीट्यूट थे, डीजे साइंस कॉलेज और सिंध मदरसा इस्लाम जो है हसन अली आफंदी साहब ने डेवलप किया था, और डीजे साइंस कॉलेज जो हमारा कॉलेज जिन साहब ने किया था, जी जो है डीजे, तो वो जो है डीजी थे, वो यानी दयाराम, वो जेठमल इनके भाई थे, और ये दयाराम गिद्दूमल। ये दोनों भाइयों ने, एक ने यहाँ डेवलप करवाया, एक ने वहाँ। गो कि ये नाम उनके जाता है। बेसिकली तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंग्लैंड की खातून थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इंग्लैंड की थी, जो यहाँ पे भी काम कर रही थी, इंग्लैंड में भी काम कर रही थी। इंग्लैंड में वो ख़ास तौर पे, क्योंकि उस ज़माने कोल इस्तेमाल होता था इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो ख़वातीन जो वहाँ काम करती, उनके लंग्स बड़े इफ़ेक्टेड होते थे। तो उसके लिए जो है वो ख़वातीन की सारे उसके लिए मूवमेंट चला रही थी कि ख़वातीन को इसके सिलसिले कंपनसेशन दी जाए, ख़वातीन को इसमें जो है वो, और उनके वेजेस भी कम। आज भी यूरोप में मेल की बनस्बत फीमेल के वेजेस कम होते हैं। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है आज पूरी मूवमेंट चल रही है। तो पूरी मूवमेंट जो है वो ये सारा के सारा, तो आज भी यही सूरत हाल है। लेकिन उस वक्त ये ज़्यादा थी, तो उस खातून ने जो, तो उस वक्त जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना काम किया इंग्लैंड में, ये और यहाँ उन्होंने बहुत सारे इदारे कायम किए थे। खातून का नाम एनी बेसेंट, हैदराबाद का बेसेंट हॉल उन्हीं के नाम से है। तो वो खातून ने जो है फिर एक वहाँ से इंग्लैंड से एक प्रोफेसर को बुलाया, मिस्टर वुड को, और उन्होंने आकर फिर यहाँ पे कॉलेज को डेवलप किया। जिस वक्त कॉलेज 1917 के अंदर ये कॉलेज डेवलप हुआ था, द लेडी वॉज इन जेल, इज़ इन प्रिजन। वो लेडी उस प्रिजन में थी और ये कॉलेज डेवलप हुआ था। तो ये बड़ी बात है कि वो खातून को जो है इसी सारी मूवमेंट की वजह से उसको जो है वो अंदर बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक ब्रिटिशर खातून को जो है वो बंद कर दिया गया था। ये बहुत अहम बात है। तो कॉलेज बनाने की ये मूवमेंट, उसके जो लोगों के लिए मूवमेंट थी, उसकी वजह से जो है वो एशियंस के साथ जो उसकी मूवमेंट या अपने यहाँ जो मूवमेंट चला रही थी, उन सारी वजूहत की बुनियाद पर उसको पर ये कॉलेज जो है वो डेवलप हो गया। फिर यहाँ एक जो यहाँ के जो बासर लोग थे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हिंदू ही अफराद थे, उनके बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। बेचारे मुसलमानों की माली हालत इतनी अच्छी थी नहीं, जिनकी थी उन्होंने एक दो ने एडमिशन लिया, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेसर्स भी यहाँ पे हिंदू थे, और जो लोग थे वो भी हिंदू थे, पढ़ने वाले भी, और उन्हें ज़रूरत भी उन्हें थी। बेसिकली उन्हें दूर जाना, बॉम्बे जाना पड़ता था या कराची जाना पड़ता, तो उन्होंने कहा यहाँ पर ही जो है, तो उन्होंने इसे फिर उन्होंने ये कोशिश की कि ये पूरा कॉलेज ही उन्हें मिल जाए। तो फिर ये अपने मिस्टर वुड अपनी बुक में लिखते हैं कि फिर हमने ये जब मूवमेंट कुछ थोड़ी सी शुरू हुई, तो हमने कहा कि ये मुनासिब नहीं होगा। तो फिर हमने धर्मदा ट्रस्ट वालों ने जब ये थोड़ा सा उसको बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, जो आमतौर पे नहीं, ये बातें नहीं की जाती, जिसको छुपाया जाता है, तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि मामला ख़राब हो जाएं। तो उन्होंने फिर ये कॉलेज थियोसॉफिकल सोसाइटी का कॉलेज धर्मदा ट्रस्ट को दे दिया, और फिर धर्मदा ट्रस्ट ने इस कॉलेज को चलाया। तो इस लिहाज से यानी एक सोसाइटी से कॉलेज डेवलप होने के बाद फिर दूसरों ने टेक ओवर कर लिया, और हमेशा ऐसा ही होता है, डेवलप कोई और करता है और फिर उसे मामलात कहीं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। तो ये एक हकीकत है, ये डॉक्टर वुड अपनी बुक में लिखता है
कि मुझे वहाँ से बुलाया गया, यहाँ पे वो भी किया गया, हमने उसके लिए कंट्रीब्यूशन भी की, ये सारी चीज़ें की। लेकिन हालात देखकर हमने उसको शिफ्ट कर दिया कि इससे पहले के, क्योंकि हालात वैसे ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चल भी रही थी उस वक्त, और ये मुनासिब नहीं था कि हम इसको खामखा आगे बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने इसको तो दे दिया था। तो ये सूरत हाल रही है। फिर ये कॉलेज जो है इस तरह, तो हमारी इस कॉलेज से वाबस्तगी इस लिहाज से रही। फिर कॉलेज चलता रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो खालिद राजपूत साहब थे उन्होंने बिठाया, हमने कहा भाई इसकी पूरी हिस्ट्री को एक ब्रीफ करते हैं, एक मेमोरेंडम बनाते हैं और हिस्ट्री ब्रीफ करते हैं, इसकी पूरी जो अचीवमेंट है वो करते हैं। कि हमारे पास मास्टर्स की क्लासेस चल रही थी इस कॉलेज में। 92 से हमने मास्टर्स की क्लासेस शुरू कर दी थी 8 सब्जेक्ट्स के अंदर। फैकल्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त जब मैं यहाँ प्रिंसिपल था तो उस वक्त यहाँ पे 12 PhDs थे, और जो कि किसी कॉलेज में मिलना मुश्किल होता है। और एक मैं फ़ॉरेन PhD था। तो ये सारी चीज़ें, तो बहरहाल ये सारा हमने बैठे, पुराने एलुमनाई को भी बुलाया, कुछ लोगों को और बुलाया। उसमें इदरीस साहब थे, एक असलम मिर्ज़ा साहब होते थे, पहले कंट्रोलर बोर्ड रहे थे, रिसर्च ऑफिसर थे, वो एलुमनाई थे हमारे। प्रोफेसर इदरीस साहब के अलावा जो है मैं था, प्रोफेसर नज़ीर कासमी थे, ये सब हम एलुमनाई के। मैं अब्दुर्रहमान राजपूत थे। इसके अलावा जो है काजी खादिम साहब होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो जो है इस वक्त अल्लामा मुस्तफ़ा कासमी चेयर के जो है वो डायरेक्टर हैं, वो थे। ये सब लोगों ने जो है वो ये फ़ैसला किया कि अब हम एक मेमोरेंडम बनाते हैं, उसमें हमारी अचीवमेंट लिखते हैं, कोर्सेज लिखते हैं, फैसिलिटीज़ लिखते हैं, और फिर ये लिखते हैं कि आखिर इसको क्यों यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। अच्छा, उससे कुछ अरसे बाद ही या उससे पहले थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर, ये दोनों कॉलेज थे, इन्हें यूनिवर्सिटी का डिग्री का दे दी गई थी। एक को नवाज़ शरीफ साहब ने दी थी, एक को किसी और ने। तो ये दोनों कॉलेजेस जो है अपने इल्मी खिदमात की बुनियाद पर, जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी उसकी बुनियाद पर इन्हें जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो हमारे जहन में भी यही था कि वो 2017 के अंदर, क्योंकि 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम भी इसको मूवमेंट को जो है तेज़ करते हैं। तो बहरहाल ये हुआ, लोगों से फिर ये किया गया कि ये सारी चीज़ें जब हो गई, तो फिर हमने जितने असेंबली के मेंबर्स थे, जितने हमारे ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग थे, सबको वो मेमोरेंडम भेजा गया। बल्कि बहुत सारे आके तो मैंने खालिद साहब थे या अब्दुर्रहमान साहब की ज़रूरत पेश आती थी, उनको हम लेके जाते, सियासी लोगों के पास जाना होता तो, और वहाँ जाकर हमने उन्हें ये कायल किया। बहुत सारी जगह तो ये हो कि लोग शुरू में नहीं मानते थे। जैसे हमारे एक पुराने स्टूडेंट थे यहाँ के, अब सेनेटर हैं, और उससे पहले जो है पार्लिमानी अफेयर के मिनिस्टर थे, सिकंदर महेंद्रो से, डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो साहब। उनके पास गए, कहने नहीं ये ज़रूरत ही नहीं है, कॉलेज है, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें। जब बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, तो कहने लगे नहीं जो है आपकी बात ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। इसी तरीके से जाम खान शोरो थे, फिर उस वक्त जो है मिनिस्टर एजुकेशन निसार खोड़ो थे, इनके पास हम फ़र्दन गए। फिर सुहेल राजपूत इत्तेफाक से उस वक्त जो है वो हैदराबाद के मेरे जूनियर थे, कॉलेज के, स्कूल के भी, कॉलेज के भी, तो उनके पास गए। फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनके पास गए, ये करने के जो मुझसे हो सकेगा। तो ऐसे हैदराबाद के बहुत सारे लोग जहाँ थे ब्यूरोक्रेसी में, मुख्तलिफ जगहों को, उनके पास हमने वो याददाश्त भी दी, उनसे गुफ्तगू भी की। तो पूरा के पूरा हमने जो है वो एक डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं वो हमने की। और ये तकरीबन फिर इत्तेफाक से खालिद साहब खुद प्रिंसिपल बनकर आ गए। वो ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2015 के अंदर वो भी रिटायर हो गए। तो इत्तेफाक की बात भी समझ लिए, वो चाहते भी थे कि क्योंकि मैं सारी मूवमेंट उनके साथ रहा था, कहलें आप अब 2017 का जो है वो था, तो हमने उसकी सारी तैयारी भी करनी थी। तो फिर हमने उस सारी तैयारी को ये किया कि हम 2016 से लेकर 2017 तक का पूरा साल, 7 साल तकरीबात का साल मनाएंगे। इसमें हम जितने मिनिस्टर्स को यहाँ बुला सकते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात करेंगे, हर महीने एक बड़ी तकरीब करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने एक सेमिनार किया कराची में जाके, और उसका मौजू इस सेमिनार का ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज की खिदमात इस रीजन के लिए ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान के लिए अमूमन, यानी ख़ुसूसन इस सिंध रीजन के लिए। तो जितने ब्यूरोक्रेसी के पुराने लोग थे उनको भी बुलाया जो गवर्नमेंट कॉलेज के थे, और उसकी जो सदारत की थी वो एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ ने की थी। उस वक्त सिटिंग मिनिस्टर 3 मौजूद थे वहाँ पे, एजुकेशन मिनिस्टर जाम खान, और कायम अली शाह उस वक्त जो है वज़ीर आला थे। वो एक्सपेक्टेड थे, वो किसी वजह से कोई वो डेलीगेशन आया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो ये सारी चीज़ें हमने कराची पर्ल कॉन्टीनेंटल, जो कि कॉलेज के लिए मुमकिन नहीं था ये सब कुछ करना, हमने उस कॉलेज सतह पर जो है ये सारे मीडिया को हमने इनवाइट किया, और यहाँ से हमारी तहरीक का आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद हमने हैदराबाद में, जिस एक 99 ईयर्स हो गए थे और 1.25 साल शुरू होना था, तो हमने एक रैली निकाली थी जो गवर्नमेंट कॉलेज से जो है वो प्रेस क्लब तक थी।
उसमें हमने अब बाकायदा अखबार में इश्तहार दिया था कि जो जो हैदराबाद या गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद के तालिब इल्म में फ़लाँ फ़लाँ दिन आना चाहें। तो माशाल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए थे, जो लोग बाहर से आए हुए थे, अगर वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ से आए हुए थे और वो पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद थे, वो भी शामिल हुए थे उस रैली के अंदर। और उसको लीड किया था उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर जाम मेहताब डहर साहब ने, और वो यहाँ से लेके वहाँ तक गया था। उसके अंदर हमने 2 दिन सियासी अंदाज से हमने उसको चलाया था कि पूरे हैदराबाद को उसको हमने, तो 2 दिन हमने कैंप्स लगाए थे शहर के, जैसे सियासी जलसों के लिए लगाए जाते हैं, और उसमें हैंड बिल्स ये वो सारी, ताकि एक हैदराबाद की पूरी फ़ज़ा डेवलप हो और लोगों को जहन में आए। इस दौरान हमने ये भी किया था कि जब मैं तो खालिद साहब बहुत सारी स्कीमें भेज चुके थे डेवलपमेंट के लिए, तो इत्तेफाक की बात है कि वो अभी तक पड़ी थी गई। हमने उसको 23 से अप्रूव भी करवाई और कॉलेज की रेनोवेशन का काम शुरू। तो कॉलेज को ज़रूरी था कि एक नया और एक फ़्रेश लुक दिया जाए। उस बिल्डिंग को पूरा फ्रेश लुक हमने दिया उसको, सारी की सारी। तो इत्तेफाक की बात है कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कोशिशें की तो वो हो गई अप्रूव, और अप्रूव हो गई। तो मेरे ज़माने में वो सारा काम तो हमने उसका जो निगरान आला मुकर्रर किया वो हैदराबाद कमिश्नर को किया कि हैदराबाद के कमिश्नर साहब जो है वो ख़ुद इसकी निगरानी करें, तो पूरी टीम ताकि अलर्ट रहे वर्क्स डिपार्टमेंट की है। तो उस वक्त काजी परवेज़, शाहिद परवेज़ साहब हैदराबाद के कमिश्नर थे, वो ख़ुद लुक आफ्टर करते थे, हम उन्हें बुलाते थे, वो ख़ुद आते थे, और उनकी बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन रही। उन्होंने देखा काम कैसे होता है, बहरहाल कॉलेज का एक नया लुक आया। और ये सारी चीज़ें जब वो आ गई तो एक रेनोवेशन भी हो गई। फिर दूसरी हमने ख़ास तौर पे एकेडमिक्स की तरफ तवज्जो दी, तो सोसाइटी का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तो कॉलेज दोबारा जो है वो बूस्टअप हो गया, जो कहीं साइड में हो गया था। तो उसके बाद ये हमारी 7 साला तकरीबात आई, उसके अंदर ये प्रोग्राम, ये जो आपको मैंने बताया रैली का प्रोग्राम, उससे पहले प्रोग्राम, फिर एक साइंस फेयर हमने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस रीजन के, ख़ासतौर पे इस इलाके के हमने, तो उसकी भी बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन है सारे के अंदर। तो इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम्स हुए, तो पूरा एक सिनेरिया भी डेवलप हो गया। फिर सिविल सोसाइटी हमारे साथ आ गई, फिर तकरीबन सारी सियासी पार्टियों ने उसके अंदर कोई भी हो बिला तस्खीस उन्होंने इस जो है मोटो को, इस नज़्मुल इनको कि साहब इसको कॉलेज को वाकई यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, शहर की ज़रूरत भी थी। तो शहर की। और फिर सबसे अहम बात ये थी कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक थिंक टैंक होता है, वो डायरेक्शन डेवलप करता है कि आपकी यूथ की डायरेक्शन क्या होगी। सो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा इदारा, मेरा अपना अल्मा मैटर है, मेरा इदारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे आपने भी ख़ुद मुझे बताया था कि आप लेना चाहते थे मास कम्युनिकेशन के अंदर, आपका एडमिशन हुआ, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि साहब बच्चा एडमिशन किसी और सब्जेक्ट में लेना चाहता है, उसको क्योंकि मिल नहीं सकता, तो पढ़, हमने यही बात रखी थी कि आपके पास बहुत क्राउड है, कुछ बच्चा जो है वो यहाँ शहर के शहर हो जाएगा, बच्चियों को दूर जाने में प्रॉब्लम होता है, यहाँ के यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे तो यहाँ के यहाँ आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसका सब्जेक्ट्स थे, तो हमने जो है कि अभी ये यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें, भले खुदा का शुक्र ये हुआ कि 2017 में हमने वज़ीर आला साहब को जो है वो उनसे एक मीटिंग रखी तो अगस्त में, और उनसे सारी गुजारिश है। उस वक्त तक हमारे सुहेल राजपूत साहब जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनकर आ चुके थे फाइनेंस सेक्रेटरी से, तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हमवार कर दिया। वज़ीर आला के करीब रहते हुए बहुत सारी चीज़ें उन्हें, अच्छा वज़ीर आला साहब जो इस वक्त सैयद मुराद, इनके वालिद साहब अब्दुल्ला शाह हमारे इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। तो जब 75 ईयर्स की तकरीबात हुई थी तो उनके वालिद उस वज़ीर आला थे, और उन्होंने प्लेटिनम जुबली की तकरीबात का इफ्तिताह किया था। तो हमने इस बात को भी जहन में रखते हैं कि आपके वालिद का कॉलेज है, आप 100 ईयर्स की तकरीबात का इफ्तिताह आप उसी कंटिन्यूशन को जारी रखते हैं, आप करेंगे आके। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर हमने अपनी जो गुजारिशात थी वो भी रख दी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग के अंदर एक्सेप्ट कर ली, और कहने लगे जब मैं आऊँगा वहाँ पे तो फिर यूनिवर्सिटी का ऐलान करूँगा। और ये अगस्त की बात थी। सितंबर में जो 7 सितंबर को हमारा इफ्तिताह हुआ था उसका हफ्ते 7 साला तकरीबात का, तो पहला प्रोग्राम जो है वो सेमिनार ही था जिसको प्रेजाइड वज़ीर आला ने किया था। उसका नाम था अब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद। पहले हमने रखा था जो है सर्विसेज ऑफ है, अब हमने रखा था पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद। फ्यूचर आपके सामने आ गया कि क्या होगा, तो उसी हवाले से जो है वो उन्होंने अपना वहाँ ऐलान किया। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है कि ये चीज़ें ऐलान तो हो जाती हैं, फिर उस पर अमल होना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल वो एक्ट बनने का सूरत हाल शुरू हुई, एक्ट को हमने कुछ बनाया हुआ था, बहरहाल वो एक्ट बना,
हमने बनाकर यूनिवर्सिटी बोर्ड्स को भेजा। उस वक्त जो है वो मोहम्मद हुसैन साहब जो है वो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड्स थे, तो उन्होंने उसके अंदर हमें तो बताया नहीं, उन्होंने उसी में बहुत सारी जो हमने भेजा था उसमें बहुत सारी तरामीम खुद ही कर दी। वो हमें तो बहुत बाद में पता चला। बहरहाल वो जब 2018 में इलेक्शन का ज़माना आया तो उससे पहले जो कि असेंबलीज डिज़ोल्व होनी थी, तो लास्ट मीटिंग कैबिनेट की जो थी और बजट आना था 2018 का, तो उसके अंदर फिर हमारा ये जो एक्ट जो है उसके अंदर ये मंजूर हुआ। तो ये बहरहाल अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, लेकिन सूरत हाल फिर गंभीर हो गई। गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, इलेक्शन हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पेपर्स कहाँ गए। फिर हम जो है वो भाग दौड़ शुरू की कि भाई वो जो कैबिनेट के अंदर मीटिंग के अंदर डिसीजन हुआ था, पूरा एक्ट पास हुआ था, वो अभी तक गज़ट नोटिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक गज़ट नोटिफाई नहीं होगा, पेपर्स में नहीं आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास और उनके बाद लॉ मिनिस्ट्री के पास जाके वो एक्ट जो है वो प्रिंट नहीं होगा, जब तक उसकी कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं बनता, नोटिफाई नहीं होता। बहरहाल उसके लिए भाग दौड़ शुरू हुई कि कहाँ है वो, पता चला कि वो फिर इत्तेफाक की बात है, हमारे मोहल्ले एक बच्चे ज़हीर मियाँ के एक दोस्त भी थे मेरे पास, मेरे बड़े भाइयों की तरह ही समझते थे, हमारे मोहल्ले के थे, शारिक मोहम्मद शारिक साहब, वो इत्तेफाक से सेक्रेटरी होकर आ गए, लॉ सेक्रेटरी। मुझे पता चला तो हम उनके पास पहुंच गए, तो पुराने जानते थे वो सब, तो क्योंकि मेरे पास ही आते रहते थे उस ज़माने में जब वो शागिर्द थे, नूर अहमद हाई स्कूल के शागिर्द थे वो बेसिकली, और गवर्नमेंट कॉलेज के पुराने शागिर्द थे। उनसे नहीं उसमें सारा फाइंड आउट कर पता चला, वो तो अभी तो कैबिनेट डिवीज़न की फाइलों में ही पड़ा हुआ है, वहाँ से निकलवा के उसको गज़ट नोटिफाई कराया। ये सारी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें हर कदम पे जो है वो परेशानी हुई। पूरा मुश्किलात का वो जो है गज़ट नोटिफाई कराया हमने, गज़ट नोटिफाई हो गया, उसके बाद साहब वो कहाँ हैं, कुछ नहीं। 2019 आ गया, 2018 गवर्नमेंट बनती रही, ये हुआ वो हुआ, बहरहाल 2019 आ गया। अब हमें कोई जो है वो सिरा ही नहीं मिल रहा था, कहाँ से पकड़ें क्या हो। गवर्नमेंट कुछ इस पर एक्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो साबिक आईजी पुलिस होते सरवर जमाली साहब, हैदराबाद भी रहे, अब तो रिटायर हो गए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनसे मुलाकात हो गई, मैंने ये प्रॉब्लम, नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पास। और यूनिवर्सिटी बोर्ड्स में वो जो है सलाउद्दीन साहब के साहबजादे जो है वो कुरैशी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे मुलाकात कर, हम गए, कहने लगे भाई जो है वो ठीक है, ये सारी चीज़ें गुजारिशात लेके गए, कहलें ठीक है। ये जनवरी में मुलाकात होगी, फरवरी 13 को मेरा उन्होंने नोटिफाई करके भेज दिया कि साहब फर्स्ट टाइम वाइस से वहाँ से लेके अप्रूवल करवा के चीफ मिनिस्टर से, और उन्होंने जो है वो मेरा अप्रूवल करवा के भेज दिया। कह लेंगे ये लीजिए आप आगे संभालिए और कीजिए, काम कीजिए। अब सूरत हाल है कि फरवरी मैंने 14 को ज्वाइन किया है, यानी एज ए वाइस चांसलर ज्वाइन किया। सब उन्होंने जो है ये जिम्मेदारी दे दी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ज्वाइन किया। इत्तेफाक की बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस दौरान 20 साल से मेरा यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट बॉडी का तजर्बा, मैं वाहिद आदमी था इस कॉलेज के अंदर जिसको यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट बॉडी, पहले इनकी 9 साल तकरीबन मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर रहा, यूनिवर्सिटी की बॉटनी डिपार्टमेंट का, तकरीबन 9 साल ही मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा, फिर उसके बाद फैकल्टी बोर्ड ऑफ फैकल्टीज़ का मेंबर रहा, फिर उसके बाद सेनेट और सिंडिकेट का मेंबर रहा। तो इत्तेफाक से मैं सारी इंस्टीट्यूट बॉडी का जो है वो मेंबर रहा था। वो मुझे जो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का था वो यहाँ काम आया। फिर अब वो जो मेरे ताल्लुकात थे यूनिवर्सिटी में, उन सबको मैंने दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे अब गाइडेंस दें कि इंस्टीट्यूट बॉडी कैसे डेवलप की जाए, क्या किया जाए। तो सबसे बड़ा मरहला ये आया कि मैंने देखा कि वो हैक के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन में मार्च 31 लास्ट डेट है BS के लिए अप्लाई करने के लिए, NOC के लिए, और मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था। फंडिंग एक भी नहीं थी, पाई पैसा नहीं, बस उन्होंने वाइस चांसलर भी बना दिया। फिर कुछ दिन के बाद मेरी रिक्वेस्ट पे जो है वो एक फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस यूनिवर्सिटी में, तो महरान यूनिवर्सिटी में मुनीर शेख साहब होते थे, माशाल्लाह बड़े सीजनड आदमी थे और बड़े ईमानदार आदमी थे। उनको कहा कि साहब ये आपको जो है वो दे रहे हैं, और वो एडिशनल उन्हें चार्ज दिया गया। वो कह रहे हैं पैसे ही नहीं है, क्या करें। अब वो 3 लाख उसके साथ चेक भेजना था, तो कुछ पैसे 50% उन्होंने अपनी जेब से दिए, 50% मैंने अपनी जेब से दिए। वो 3 लाख का चेक बना के हमने सारे पेपर्स वेपर्स इसी दौरान तक भेज दिया। मई में उनका विज़िट आ गया। अब वो जो उनके जो मेंबर्स सारे इस्लामाबाद से, उनको ठहराएं कहाँ, हमारे तो पैसे ही नहीं है।
ना होटल में ठहरा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुनीर साहब ने कहा मैं अपने जो फैकल्टी फॉरेन फैकल्टी हमारा हॉस्टल है मैं वहाँ ठहरा देता हूँ, आप अपनी गाड़ी दे दीजिएगा पेट्रोल। मैंने कहा